नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, मस्त हो गए आप लोग, है ना। और बहुत लोग तो दशहरा भी घूमने जा रहे होंगे, तो आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की, है ना। आप लोग भी पराजय हो, है ना, आप लोग को भी जय हो। और आप लोग 2024 में कोई आईएएस कोई आईपीएस भगवान श्री राम करें, आप लोग भी बने, है ना। तो आज का जो पॉलिटी का ही मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, कुछ रीज़न थी, मैं वो बाद में आप लोग से शेयर करूँगा। बट अभी जो आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो ये चेंज कर लिया जाए, इसको ब्लू ही रहने दिया जाता है ना। हाँ, ये ठीक। देखो, इसको आप लोग ऐसे समझो कि केंद्र शासित प्रदेश, है ना। केंद्र पहले क्या लग जा रहा है, केंद्र मतलब यूनियन, मतलब सेंटर, है ना, सेंटर केंद्र। शासित मतलब शासन करना, प्रदेश, है ना, मतलब अपना राज्य, है ना। टेरिटरीज जैसे होता है ना, अपने घर में भी आप लोग एक बाउंड्री बना लेते हो, ये मेरी टेरिटरीज है, मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, मैं इसके आगे आप लोग बच्चों को नहीं आने दे, या किसी को ऐसा होता है ना, ऑफिस होती है, घर होता है, ये टेरिटरीज होती है, एक मतलब बाउंड्री लगा देते हैं, है ना। तो उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, संविधान में आर्टिकल 1 में भारत का राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किया जा सकता है। और अभी जो है करंट में, अभी जो एट प्रेजेंट जो है 28 स्टेट हैं, है ना। 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ऐड किया गया है रिसेंटली अभी, है ना। और अभी एक भी ऐसा नहीं है जो रिक्वायर्ड टेरिटरीज है अभी, है ना। मतलब कोई भी ऐसे अर्जित क्षेत्र नहीं है, समझ गए हो। अब देखो इसको आर्टिकल 1 में क्यों लिया गया है। आर्टिकल 1 जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडिया, दैट इज़ भारत। अभी इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही थी कि जो इनविटेशन पे भारत लिखा गया G20 पे, है ना। तो इस पे बहुत, वो मुद्दा अलग है, मैं उस पर नहीं उतना जा रहा हूँ। बट ये आर्टिकल 1 में जो है वो मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडिया, दैट इज़ अ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया consist of that of the state union territories specified in the first schedule and other acquired territories। समझ रहे हो। तो इसलिए इसको आर्टिकल 1 में डाला गया है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे आप लोग कहानी की तरह सुनो। देखो, किस सभी राज्य के संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं, है ना, मतलब फेडरल सिस्टम है। और वह के केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश व क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। इसीलिए ऐसा प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। इसका प्रकार से मतलब जहाँ तक इन केंद्र शासित प्रदेशों एवं दिल्ली के संबंध की बात हो, तो भारत सरकार इस संबंध में पूर्णतः एकाकी है। जैसे है ना, यूनियन टेरिटरीज आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब आ जाओ, थोड़ा सा जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। देखो, इसको पीछे कहानी क्या है। ब्रिटिश शासनकाल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग मतलब पार्ट सी और पार्ट डी, है ना, राज्यों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम
वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये सभी पूर्ण राज्य हैं। ठीक है ना। दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र जैसे गोवा, दमन दीव और दादरी नगर हवेली तथा फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र कौन था? पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और करेंटली अभी जो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1956 में, दिल्ली 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, दादर और नगर हवेली 1961 में, दमन और दीव 1962 में, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आपका 2023 हो गया, है ना, है ना, जेके जो है और क्या है, लद्दाख, है कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो इसको, है ना। अब देखिए 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने लगे थे। कब? 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है ना, समझना ये चीज़। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टिल 2006 पुडुचेरी वाज नोन एज द पौंडीचेरी। 2006 तक पुडुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाएगा। है ना, है ना। अब देखो कुछ हम लोग जान लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब आ जाते हैं कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखो आर्टिकल 239 to 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 239 से 241 से 41 तक, कौन से भाग में? 8, है ना। देखो क्या होता है ना कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, जो एक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, ठीक है, ना कि वो राज्यपाल के तरह राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रशासन को पद नाम दे सकते हैं। वर्तमान में अभी करेंटली उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है। इस समय वे उपराज्यपाल दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी में, या प्रशासक चंडीगढ़, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप में। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, समझ रहे हो। और देखो सुनना यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1963 और दिल्ली 1992 में विधानसभा, याद रखना विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। बाकी बचे 5 केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की राजनीति संस्था नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया हो, समझ रहे हो ना। जैसे ये है ना, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, मतलब खुद, और उसको एडमिनिस्ट्रेट जो करता है उसको एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, नॉट ऑफ द स्टेट लाइक एंड गवर्नर। वो गवर्नर नहीं हो सकता है, बस एक एजेंट है ना। तो सॉरी यार, थोड़ा गला खसखस कर रहा है आप लोग, है ना। और थोड़ा यार चैनल को आगे बढ़ाओ, मतलब सब्सक्राइबर थोड़ा मेरा बढ़ाओ, तब तो और मज़ा आएगा फिर, है ना। और जहाँ भी कमी लगे आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आप ठीक करो इसको, है ना। चलो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी कैन आल्सो मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड द करंट लिस्ट,
समझ रहे हो ना? मतलब अब देखो सुनो, देखो केंद्र शासित प्रदेशों के 3 सूचियों राज्य के विषय भी है के विषय पर विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी व दिल्ली तक ही है, जबकि इनकी अपनी विधायिका हैं। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर मतलब कंकरेंट लिस्ट के विषय पर विधि बना सकती है। इस तरह दिल्ली भी राज्य सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर, समझना इस चीज़ को, पुलिस व भूमि को छोड़कर मतलब लैंड को और पुलिस को छोड़कर समवर्ती मतलब कंकरेंट लिस्ट पर विषय पर विधि बना सकती है। क्लियर है? अब देखो, संसद किसी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय मतलब स्वयं का हाईकोर्ट है। 1966 से दादर और नगर हवेली एवं दमन व दीव बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में है। उसी तरह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी क्रमशः कलकत्ता, पंजाब एवं हरियाणा, केरल व मद्रास उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं। है ना? समझ रहे हो ये चीज? है ना? अब आ जाओ, जानते हैं दिल्ली के लिए विशेष कुछ है, मतलब स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। तो इसके बारे में जानते हैं अब हम लोग। यहाँ तक समझ में आ रही है ना आप लोगों को? गुड गुड गुड। अब आगे आ जाओ। देखो, द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 provided a special status to the union territories of Delhi and redesignate it the national capital territory of Delhi and designate the administrator of Delhi as the lieutenant governor। समझ रहे? मतलब 1991 में 69 में मतलब 69 अमेंडमेंट जो हुआ था, विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासन नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। समझ रहे हो? है ना? है ना? ये ठीक है। अब देखो, विधानसभा की क्षमता जो है मतलब विधानसभा में क्षमता 70 सदस्य निर्धारित की गई है जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। मतलब किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के 3 विषय लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर अभी बताया था मैंने, परंतु संसद द्वारा बनाई गई है विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होते हैं। मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% यानी मंत्रिमंडल की संख्या 7 है ना? द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, दैट इज 7। मतलब एक सीएम एंड अदर मिनिस्टर, 6 अदर मिनिस्टर। ठीक है ना? अब देखो, मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिए गए निर्णय को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करती है, लेकिन उपराज्यपाल व मंत्रिमंडल में किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र का प्रशासन उपरोक्त उपबंधों के अनुसार नहीं हो पा रहा हो तो राष्ट्रपति मतलब कौन? राष्ट्रपति है ना? राष्ट्रपति उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है और क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक उपबंध बना सकता है। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। कब? संवैधानिक विफलता की स्थिति में, है ना? ऐसा उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होता है। यह उपबंध आर्टिकल 356
356, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ गया ना। राज्यपाल को सभा के सत्र में नहीं होने के दौरान अध्यादेश को प्रखापित करने का अधिकार होता है। किसी अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना प्रभाव सभा द्वारा पारित की किसी अधिनियम का होता है। समझ गया। और अब आ जाओ एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना। अब देखो थोड़ा सा लास्ट में एक चीज़ छूट गया है, मैं ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे देखो उपराज्य, हाँ ये तो मैं बता ही दिया हूँ आप लोग, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग कि एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना, संघीय क्षेत्रों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समितियाँ। जैसे देखो भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में विधान वित्त एवं बजट सेवाएं तथा उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति के संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। मतलब इसको देखो समझना इसको, जैसे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फॉर ऑल मैटर। मतलब कौन सा नोडल, है ना, नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर, है ना, फॉर ऑल मैटर of the union territories relating to legislation, finance, finance and budget, है ना, सर्विस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। बताया था ना भारत सरकार मतलब नियुक्त करता है मामलों के नोडल एजेंसी। जैसे अब आगे देखो कि सभी पांचों संघीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप जहां विधायिकी नहीं है विदाउट अ लेजिस्लेचर, ठीक है, वहां गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासन सलाहकार समिति AAC का फोरम है। ठीक है, AAC समझो। HMAC का बैठक अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं। सांसद तथा स्थानीय निकाय, जिले पंचायत तथा संबंध संघीय क्षेत्र का निगम परिषद के सदस्य इस समितियों का सदस्य होते हैं। समिति संघीय क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े सामान्य मुद्दों पर विचार करती है। अब समझ गया इसको आप लोग। यूनियन बहुत ज़्यादा नहीं था, ये छोटा सा था, बस समझाने में मैं आप लोग को ज़्यादा कर दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसे AAC है ना, और HMAC है, जैसे होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी, है ना। बाकी सब तो आप लोग एक कंप्लीट हो गया फिर। और अगला जो है मैं इसी तरह फिर से एक लेके आया करूँगा, जैसे है ना, फिर एक चैप्टर लेके आऊँगा मैं। चलो, थैंक यू।